जय हिंद दोस्तों। आज के इस टॉपिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिख और अंग्रेज। हमारा आज का यही टॉपिक रहने वाला है, जिसमें मुख्य तौर पे हम लोग सिख संप्रदाय के जो 10 गुरु हुए उन 10 गुरुओं के बारे में चर्चा करना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरु नानक से। तो सिख संप्रदाय के संस्थापक के रूप में गुरु नानक को माना जाता है और यही प्रथम गुरु हुए। ओके, प्रथम गुरु, सिख के प्रथम गुरु जो हुए वो थे गुरु नानक, और सिख संप्रदाय का संस्थापक भी यही थे। गुरु नानक के जो अनुयायी हुए उन्हीं को एक तरह से सिख कहा गया। ठीक है, ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन हुआ करते थे। यानी कि जब दिल्ली पे मुगल साम्राज्य हुआ करता था और शासन कर रहा था बाबर और हुमायूं, उस समय यहाँ पे सिख संप्रदाय का प्रचलन हो रहा था। ओके, अब बात करते हैं 1496 ईस्वी को। तो कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है, जैसे महात्मा बुद्ध को हुआ था और महावीर को हुआ था, वैसे ही इनको भी आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है 1496 ईस्वी को। अब गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय व्यवस्था स्थापित की थी। आज के डेट में अगर आप धर्मशाला में जाइएगा, धर्मशाला में, तो वहां में निःशुल्क भोजन व्यवस्था रहता है। वो शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, गुरु नानक को। तो गुरु का लंगर किसने शुरू किया था? तो गुरु नानक ने। तथा अनेक स्थानों पर इन्होंने संगत, जिसको धर्मशाला कहा जाता है, और पंगत यानी कि लंगर स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ओके, बात करें धर्मशाला और लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक ने। ठीक है, तो गुरु नानक सिंह की मृत्यु हो जाती है 1538 ईस्वी में। कहाँ पे? तो करतारपुर में। करतारपुर कहाँ है? तो वर्तमान के पाकिस्तान में है ये करतारपुर। तो हर साल लोग करतारपुर जाते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से लोग यहाँ पे। ये बहुत ही एक तरह से धर्म स्थली जगह है, यहाँ पे हर साल लोग घूमने जाते हैं करतारपुर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो सिखों के जो दूसरे गुरु हुए गुरु नानक के बाद, सिखों का गुरु का क्रम का प्रचलन बढ़ता रहा। तो उसमें दूसरे क्रम के जो गुरु हुए उनका नाम था गुरु अंगद। ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद हुए, जो 1539 से लेके 52 तक सिखों के गुरु के रूप में कार्य किया था। इनका प्रारंभिक नाम जो था वो था लहना, या बचपन की नाम कहें तो लहना हुआ करता था। इन्होंने जो गुरु नानक के द्वारा लंगर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी उसको अस्थाई बना दिया। अस्थाई बनाने का कार्य इन्होंने ही किया था। इन्होंने, गुरु अंगद ने ही एक लिपि की शुरुआत की थी जिसका नाम था गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद ने किया था। जैसे देवनागरी लिपि में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ये लिपि जिस लिपि में हम लोग पढ़ रहे हैं ये देवनागरी लिपि है, वैसे ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद को, एक तरह से गुरु अंगद ने ही किया था। अब बात करते हैं सिखों के तीसरे गुरु। सिखों के तीसरे गुरु हुए वो हुए अमरदास, जो 1552 से लेके 1574 ईस्वी तक, यानी 22 सालों तक सिखों के गुरु के रूप में कार्य किया था। ओके, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे सिख के लिए। वो था, तो इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जिसका नाम था लवन, ओके, लवन प्रचलित किया था। पहले सिख समुदाय का और हिंदू समुदाय का जो शादी करने का रीति रिवाज था वो एक ही हुआ करता था, लेकिन इन्होंने सिखों के लिए अलग विवाह पद्धति की शुरुआत की थी जिसका नाम था लवन। अब बात करें तो ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। एक बार अकबर इनसे मिलने जाता है गोविंदवाल में। गोविंदवाल में अकबर इनसे मिलने जाता है और वहां जाकर भेंट करता है, और उनकी पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था बीबी भानु, जो गुरु अमरदास की पुत्री हुआ करती थी, बीबी भानु। उनको कई गांव दान में दे देता है, कई गांव दान में देता है। ओके, अब बात करते हैं, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी, 22 गद्दी, और प्रत्येक गद्दी पे एक महंत बैठाया था। ओके, एक महंत बैठाने का कार्य किया था इन्होंने। 22 गद्दियों के स्थापना का श्रेय किनको जाता है? तो अमरदास की, और प्रत्येक गद्दी पे एक महंत की नियुक्ति की हुई थी। ओके, अब बात करें सिखों के चौथे गुरु हुए, वो हुए रामदास। ठीक है, रामदास कौन थे?
तो अमरदास के दामाद हुआ करते थे। अमरदास की पुत्री थी जो बीबी भानी, उन्हीं के पति हुआ करते थे रामदास। तो अकबर द्वारा जो बीबी भानु को 500 बीघा जमीन दान में दी गई थी, ठीक है, उस भूमि पर रामदास के द्वारा अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर नगर की स्थापना की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, अकबर के द्वारा भानु बीबी को बीबी भानी को 500 बीघा जमीन जो दान में दी गई थी, उसी जमीन पे रामदास के द्वारा अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना की जाती है। ओके, अब बात करते हैं सिखों के 5वें गुरु। ये बहुत महत्वपूर्ण गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। सबसे महत्वपूर्ण गुरुओं की बात करें तो गुरु नानक हो जाते हैं, गुरु अंगद हो जाते हैं, गुरु अर्जुन हो जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। ये सब महत्वपूर्ण सिख संप्रदाय के गुरु हुए थे, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये 1581 से 1606 ईस्वी में लगभग 25 सालों तक गुरु के रूप में कार्य किया था। इन्होंने सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने ही किया था, गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था। ये एक भवन है हरमंदर साहब, ठीक है, उसका निर्माण करवाया गया था गुरु अर्जुन के द्वारा। अब बात करते हैं गुरु अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई। तो गुरु अर्जुन की मृत्यु किसके द्वारा मार दिया जाता है, तो जहांगीर के द्वारा। हम जब मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ने को मिला था जहांगीर के टॉपिक में कि जहांगीर का एक बड़ा बेटा हुआ करता था जिसका नाम था राजकुमार खुसरो। तो राजकुमार खुसरो अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर देता है, तो उसकी सहायता गुरु अर्जुन देव करते हैं। तो खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मरवा दिया जाता है 1606 ईस्वी में, ठीक है। तो खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। ओके, गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। अब बात करते हैं छठे गुरु। सिख संप्रदाय के छठे गुरु हुए वो थे हरगोविंद, जो 1606 से लेके 1645 तक कार्य किया था। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन के रूप दिया, यानी एक सैनिक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। पहले सैन्य व्यवस्था नहीं थी सिख समुदाय में, लेकिन सिखों को सैन्य संगठन का रूप देने का कार्य किसने किया था, तो हरगोविंद ने। और अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन, तो ईश्वर के सिंहासन का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, ऐसे 2 तलवार बांधकर हरगोविंद गद्दी पर बैठते थे। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवा दी थी, किलेबंदी, चारों तरफ से किला यानी दीवार बनवाने का कार्य कर लिया था। अब बात करते हैं 7वें गुरु। सिख संप्रदाय के 7वें गुरु जो थे वो हर राय थे। इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, तो बस याद करने वाली चीज है कि सिख संप्रदाय के 7वें गुरु कौन थे, तो हर राय हुआ करते थे। अब बात करते हैं सिख संप्रदाय के 8वें गुरु की। सिख संप्रदाय के 8वें गुरु कौन थे, तो 8वें गुरु थे हरकिशन, जो 1661 से लेके 1664 तक गुरु के रूप में कार्य किया था। ओके, इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो चेचक के द्वारा हो जाती है। इनकी मृत्यु चेचक बीमारी से हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस गुरु की मृत्यु चेचक के माध्यम से हुआ था या चेचक के द्वारा हुआ था, तो कौन थे, तो हरकिशन, गुरु हरकिशन। अब बात करते हैं 9वें गुरु। सिख संप्रदाय के 9वें गुरु कौन थे, तो तेज बहादुर को ही औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया। क्यों मरवा दिया गया, तो औरंगजेब चाहता था कि तेज बहादुर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें, तो इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब इनको मरवा दिया था। तेज बहादुर जो 1664 से लेके 75 तक यानी 11 सालों तक इन्होंने सिख गुरु के रूप में कार्य किया था। अब देखिए, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब मरवा दिया था इनको। अब बात करते हैं सिखों के सबसे महत्वपूर्ण और 10वें गुरु और अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह जो 1664 से लेके 1675 तक गुरु के रूप में कार्य किया था। ओके, इनका जन्म होता है 1666 ईस्वी में पटना में ही एक जगह है जिसका नाम है पटना साहिब में। ओके, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने को सच्चा पातशाह कहा था।
सच्चा पातशाह की उपाधि इन्होंने खुद को दिया था। अब बात करते हैं तो इन्होंने सिखों को 5 ककार रखना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, 5 ककार, उन्होंने हर सिखों को 5 ककार रखना अनिवार्य कर दिया था, जिसमें से एक था केस यानी कि बाल रखना अनिवार्य था, बड़ा बड़ा बाल। उसके बाद कंघा, उसको उगाने के लिए, सही करने के लिए कंघी की आवश्यकता पड़ती है। और एक कृपाल यानी कि तलवार। तलवार तो हर सिख के पास देखिएगा रहेगा, इतना ही छोटा सा रहे या बड़ा रहे लेकिन रहता ही है। उसके बाद कड़ा, कड़ा जो हाथ में लोग पहनता है, ठीक है, कड़ा। और कच्छा, अंडरवियर जिसको कहा जाता है। ये 5 ककार रखना सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया था, तथा सभी लोगों को अपने नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने को भी कहा था। ठीक है, सिंह शब्द जोड़ने को भी कहा गया था। ठीक है, तो आप देखिएगा जितने भी गुरु हुए, उन गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह ही ऐसे थे जिनके नाम के आगे एक तरह से सिंह लगा हुआ था। ठीक है, सिंह लगा हुआ था। अब बात करें गुरु गोविंद सिंह के निवास स्थान की, तो वो आनंदपुर साहिब था। आनंदपुर साहिब एवं उनका जो कार्यस्थली थी वो था पाओता। पाओता। ओके, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक महत्वपूर्ण रचना की गई थी जिसका नाम था जफरनामा। जफरनामा ये फारसी भाषा में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। ओके, जफरनामा की रचना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। इस भाषा में तो फारसी भाषा में। ठीक है, इनके 2 पुत्र हुआ करते थे, 2 पुत्र। एक का नाम था फतेह सिंह, एक का नाम था जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद में मुगल फौजदार हुआ करता था जिसका नाम था वजीर खां। वजीर खां वो दीवार में चुनवा दिया था। क्यों चुनवा दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को ये वजीर खां चाहता था कि इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया जाए, लेकिन उनके दोनों पुत्र इस्लाम धर्म कबूल नहीं किए, जिसके कारण वो उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया। ओके, अब बात करते हैं 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बैसाखी के दिन, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। कब? तो 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। ओके, अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की हत्या की। तो 1708 ईस्वी में 1708 ईस्वी में नादेड़ एक जगह का नाम है, वहीं पे गुल खां नामक एक पठान के द्वारा कर दी जाती है। गुल खां नामक एक पठान के द्वारा नादेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है। ओके, उसके बाद कोई गुरु नहीं हुए, टोटल 10 ही गुरु थे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। उसके बाद उनके एक अनुयायी हुआ करता था जिसका नाम था बंदा बहादुर। उसने कमान संभाली, लेकिन वो गुरु नहीं था। गुरु 10 ही हुए महत्व। बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह का ही अनुयायी था, या बात करें सिख संप्रदाय का ही अनुयायी हुआ करता था। ठीक है, तो बंदा बहादुर। अब बंदा बहादुर क्या करता है? तो जो वजीर खां था, वजीर खां, वही मुगल फौजदार वजीर खां जिसने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवाने का कार्य किया था, उस वही वजीर खां की हत्या कर देते हैं। ठीक है, बंदा बहादुर सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खान, ये वही वजीर खां है, ठीक है, जिसने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया था, तो उसकी हत्या कर देते हैं। फिर मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, वो इनकी हत्या करवा देता है। किनकी? तो बंदा बहादुर की। कब? 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को नांगल नामक स्थान पर मरवा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो फर्रुखसियर के द्वारा। फर्रुखसियर। ओके, अब बात करते हैं बंदा बहादुर की। तो बंदा बहादुर वाकई में बहुत बहादुर हुआ करता। ओके, बहुत बहादुर। ओके, तो बंदा ने सहदरा एक जगह का नाम है, सहदरा का ही एक जगह है जिसका नाम है कतलगढ़ी। ओके, तो बंदा बहादुर ने सहदरा की कतलगढ़ी में हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मौत के घाट अकेले कुछ सैनिक टुकड़ी के साथ
हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ओके, इसलिए इसको बंदा बहादुर को बहादुर व्यक्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। ओके, उसी में से एक संप्रदाय हुआ करता था जिसका नाम था सुकर चकिया। सुकर चकिया का संप्रदाय का एक राजा हुए थे जिनका नाम था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र में इनका नाम बहुत फेमस है, रणजीत सिंह। ओके, जो 1798-99 ईस्वी में लाहौर का शासक बने थे। लाहौर का शासक, उस समय भारत पाकिस्तान तो एक ही हिस्सा हुआ करता था, तो वहां के शासक बने थे रणजीत सिंह। एक 1809 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ और महाराणा रणजीत सिंह के बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम था अमृतसर की संधि। ये क्वेश्चन पूछता है कि अमृतसर की संधि किनके किनके बीच हुई थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ और महाराणा रणजीत सिंह की बीच हुई थी। ओके, अब बात करें रणजीत सिंह की मृत्यु की, तो रणजीत सिंह की मृत्यु 7 जून 1839 ईस्वी को हो जाती है। ओके, उसके बाद दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। दो महत्वपूर्ण सिखों और अंग्रेजों के बीच लड़े गए थे। उन युद्धों की चर्चा करेंगे और युद्ध के बाद कुछ संधियां हुई थी, उस संधियों की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से लेके 46 तक हुआ था, और द्वितीय आंग्ल सिख जो हुआ था वो 1849 ईस्वी में हुआ था। और ये दोनों युद्ध के बाद कुछ न कुछ संधियां हुई थी, उस संधि के बारे में हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ओके, तो अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधियां। देखिए, पहला युद्ध जो हुआ था लाहौर की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की जो संधि हुई थी, उस संधि के द्वारा क्या होता है, वो संधि कब होती है, तो 9 मार्च 1846 को होती है। और उसी साल एक और संधि हुई थी, भैरवाल की संधि, जो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के तहत क्या हुआ था, तो राणा दलीप सिंह के साथ संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना पंजाब में प्रवास कर गई थी, यानी उनके दरबार में अंग्रेजी सेना रहने लगी थी उनको संरक्षण देने के लिए। अब जरा सोचिए, अंग्रेजी सेना उनका संरक्षण दे रही है, मतलब वो अब एक तरह से कमजोर उनको बनाना चाह रही है। ये अंग्रेजी सेना जाएगी, उनके दरबार में रहेगी, उनको संरक्षण प्रदान करेगी, तो उसी के अंडर में रहेंगे। जब चाहे अंग्रेज उसको जिस हिसाब से चाहे नचा सकते हैं राजा राणा दलीप सिंह को। ठीक है, तो अंग्रेज बड़ी चालाकी से संधिया करते थे। एक तो पढ़े लिखे बुद्धिमान हुआ करते थे, और उसमें भारत के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उतने शिक्षित नहीं थे, उतने विद्वान नहीं हुआ करते थे, ये आपस में ही लड़ते थे हमारे देश के राजा महाराजा। तो अंग्रेज जो आए, भारत के साथ चालाकिया से संधियां करना शुरू कर दिया। तो उसी में ये संधि जो किया था, तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेज सैनिक को उनके दरबार में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें तो 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिद्दा कौन थी, तो इनकी पत्नी हुआ करती थी, राणा दलीप सिंह की पत्नी हुआ करती थी महारानी जिद्दा। ये बहुत बुद्धिमान और यशस्वी महिला हुआ करती थी। तो अंग्रेजों के द्वारा क्या की जाती है, तो राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है। पहले राणा दलीप सिंह से इनको अलग किया जाता है। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और उसके दौरान जो पहली लड़ाई हुई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का, वो हुआ था सिलियानवाला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में, सिलियानवाला की लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो अंग्रेज और सिखों के बीच हुई थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। ठीक है, 1849 ईस्वी में। अब बात करते हैं, तो दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाव नदी के किनारे हुआ। आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 2 लड़ाइयां हुई। ठीक है, जिसमें से दूसरी लड़ाई जो थी वो चिनाव नदी के किनारे हुआ था, जो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा था। इस युद्ध में सिखों की बुरी तरह पराजय होती है, और फिर क्या होता है, एक तरह से सिखों का धीरे धीरे राजपाट अस्तित्व समाप्त होना शुरू होता है, खत्म होता है। एक तरह से उनका जो वर्चस्व हुआ करता था पंजाब में, वो धीरे धीरे समाप्त होता है। और फिर फाइनली जो गवर्नर जनरल बनता है
1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति के तहत जाना जाता है कि जो लॉर्ड डलहौजी था वो बहुत सारे राज्य को राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प के तहत। ठीक है, तो फिर फाइनली 1849 ईस्वी को, हालांकि लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल बना था वो 1848 को ही बना था, लेकिन इसने 29 मार्च 1849 ईस्वी को एक घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लेता। ठीक है, पहले यहाँ पे सिख संप्रदाय का शासन हुआ करता था पंजाब में, तो वहां से उनका शासन समाप्त हो जाता है और फाइनली पंजाब भी अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। अब बात करते हैं कि वहां के राजा जो दलीप सिंह थे उनका क्या हुआ। उनका क्या होता है, तो उनको 50,000 पौंड वार्षिक पेंशन दी जाती है। ठीक है, वार्षिक पेंशन। पौंड, ये जो है पौंड, वो जैसे भारत का रुपया हो गया, भारत का जो रुपया है उसको रुपया कहा जाता है, वैसे ही अंग्रेजों का, ब्रिटेन का जो रुपया है उसको पौंड कहा जाता है। ठीक है, तो 50,000 पौंड वार्षिक पौंड पेंशन दिया जाने लगा इनको, और इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ओके, मतलब कहने का मतलब अंग्रेजों का था कि आपके पास उतना बुद्धि नहीं है, आप जाइए अभी इंग्लैंड में जाके शिक्षा वगैरह प्राप्त कीजिए, उसके बाद आके अपना राजपाट संभालिएगा, तब तक हम आपको पेंशन देते रहेंगे, आप बढ़िया से खाइए पीजिए और शिक्षा प्राप्त कीजिए। तो उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है शिक्षा के लिए, और 50,000 पौंड पेंशन देना शुरू कर दिया जाता है। अब बात करें सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा हुआ करता था, जो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। ओके, और फाइनली आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल देखने वाले हैं। अब शुरू होगा भारत में जितने भी गवर्नर जनरल हुए, ठीक है, 1857 की 1757 की क्रांति से लेके 1757 की प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, उसके बाद से जितने भी भारत में कंपनी के अधीन हो या भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, उन सारे गवर्नर जनरल के बारे में एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।